बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक खूबसूरत सा आगाज़ भी कर रहे हैं। वैसे आज बहुत सारे लोग इस वक्त सो भी रहे होंगे क्योंकि यूजुअली सैटरडेज़ को जो है वो छुट्टी होती है, लेकिन हम हाजिर हैं जनाब आपको सुबह सुबह बाखबर करेंगे कराची की ख़बरों से। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। अहले कराची की सफरी परेशानियां जल्द दूर होने की उम्मीद। वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा हफ्ते सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। खबरदार, अब चेकिंग होगी बार बार, एक तरफ कोरोना के वार तो दूसरी तरफ शहरी गिरफ्तार। जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियों के इम्तहानात के मायूस कुन नताइज। हलीम आदिल शेख की दूसरी शादी मंजर आम पर आ गई। शहर में गैस का बहरान, सिलेंडर को एक बार फिर गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहली जो हमारी ख़बर है उसकी तरफ बढ़ेंगे। शहर कराची की आवाम की बात की जाए तो सबसे बड़ी उनकी परेशानी ट्रांसपोर्ट की परेशानी थी। टूटी फूटी सड़कें थी, सर्कुलर ट्रैक जो रेलवे है, सर्कुलर मंसूबे उसकी बहाली थी। और अब हमने देखा कि ग्रीन लाइन बसेस के बाद एक और खुशखबरी कराची के शहरियों के लिए सुनने में आई है और वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा हफ्ते आएंगे और कराची सर्कुलर रेलवे का जो है वो इफ्तिताह करेंगे। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर रिपोर्टर फैसल शकीर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक है। सर, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आइंदा हफ्ते आएंगे और असद उमर साहब ने ट्वीट भी किया है, तो इस हवाले से बताइए कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। कहा जा रहा है कि जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी अब कराची में चलेंगी। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त शहरी जो है वो चिंगची पर सफ़र कर रहे हैं इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बसेस वगैरह नहीं हैं, ना होने के बराबर है। 200 के करीब 2000 के करीब बसेस हैं जो कि कराची की सड़कों पर चल रही हैं। इसके साथ साथ जो अगर हम बात करें चिंगची रिक्शाओं की तो उनकी तादाद जो है वो 20,000 के लगभग है। तो शहरी जो है वो बसों पे लटक के छतों पे बैठकर चलने का जो उनका वो है वो दौर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ग्रीन लाइन मंसूबा भी जो है वो इफ्तिताह होने वाला है। अल्लाह अल्लाह करके 5 साल में वो ग्रीन लाइन मंसूबा बना, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अहकामात दे रही थी और कराची वालों की अशद ज़रूरत थी, कराची में जो ट्रांसपोर्ट का दरीना मसला हल हो जाएगा अगर कराची सर्कुलर रेलवे चलेगी। और असद उमर साहब ने जो ट्वीट करके ऐलान किया है कि कराची में 170 अरब मालियत से जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी और नया ट्रैक बिछाया जाएगा और अगले हफ्ते वज़ीर आज़म आएंगे और इब्तदाई तौर पर 20 अरब 70 करोड़ रुपए का जो इसका ढांचा है वो जो तैयार किया जाएगा, उस सिलसिले में जो है वो उसकी इफ्तिताह किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कराची वालों के लिए। हम दुआगो हैं कि ये मंसूबा जो है वो ताख़ीर का सबब ना हो, क्योंकि कराची वाले बेहद परेशान हैं और कराची के जो आवाम है वो अगर ये मंसूबा कामयाब होता है, आ जाता है वजूद में, तो कराची के आवाम का एक बहुत बड़ी ख्वाहिश, बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। देखिए कराची पे तमाम ट्रैफिक जो है इस वक्त सड़कों पर आ गया। कराची में 60 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है, जिसमें से 40 लाख के करीब मोटरसाइकिलें हैं। तो हर शख्स ने मोटरसाइकिल ली हुई है और आपको पता है कि ये अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन आ जाएगी तो इससे लोगों की जेब पर जो है फ़र्क पड़ेगा। जो खर्चे पेट्रोल और फ्यूल में होते हैं वो नहीं होंगे, वक्त पर लोग अपने दफातर पहुंच सकेंगे, अपनी मंजिलों पर पहुंच सकेंगे। और जो है जिस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी पूरी दुनिया में है और वहाँ पर ये चल रहा है, हम अपने पड़ोसी मुल्क की भी बात करें तो वहाँ पर ट्रेन पे जो है लोग सफ़र करते हैं। तो इस मंसूबे से
4 लाख के करीब अफराद को जो फ़ायदा होगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर लोग जो है वो उनका एक तो वक्त बचेगा, पैसा बचेगा और वो टाइम पर अपनी मंजिल पे पहुंच सकेंगे। टूटी फूटी सड़कों का भी जो अच्छा है सर, वो गुजर आपने नहीं कहा होगा। कि जैसे हमने ग्रीन लाइन मंसूबा देखा, बहुत अच्छा मंसूबा है, अब 40 बसें आई हैं, मज़ीद बसें आने वाली हैं, लेकिन वो बड़ा ताख़ीर का शिकार रहा। इस तरह अगर हम सर्कुलर रेलवे की बहाली की बात करें तो वो भी मेरे ख्याल है 20 साल 2 दहाइयों तक तो बंद रही। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके अहकामात जारी किए, वही तजावुज़ात का जो मामला, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मरहला वार जो है उसको बहाल किया गया। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये मंसूबा भी ताख़ीर की नज़र तो नहीं हो जाएगा? देखें, ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन अगर हुकूमत की कारकर्दगी देखें और इतने बड़े मंसूबे को देखें, इसलिए कि ग्रीन लाइन तो इस मंसूबे के मुकाबले में छोटा मंसूबा है। ये मंसूबा जो है वो कराची का तारीख़ी मंसूबा होगा अगर ये कामयाब हो जाता है। और ये अगर कामयाब हो गया तो कराची वालों ने जो पीटीआई पर एक उनको एतमाद दिया था, उनको यहाँ पर वोट दिए थे, तो कराची वालों का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। लेकिन लगता ये है, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि ये मंसूबा जो है शुरू तो होगा, लेकिन जब गवर्नमेंट, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो फिर रोड़े अटकाती है, मंसूबे को ताख़ीर का शिकार करती है, क्योंकि अगर वो मंसूबा कंप्लीट हो जाता है तो उसका क्रेडिट जो है वो सियासी, ये मंसूबा सियासी ना हो, ये मंसूबा जो है वो अवामी मंसूबा हो और तमाम जो भी हुकूमत आती है और ये मंसूबा अपने वक्त पर ख़त्म हो, तो ये इसकी अफादियत होगी और लोगों की परेशानी का मसला हल होगा। लेकिन एक अच्छी ख़बर है लोगों के लिए कि अल्लाह अल्लाह करके जो है हुकूमत ने कराची वालों की ट्रांसपोर्ट के मसले की तरफ जो है अपना रुख तो किया, वरना तो सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात थे और एक जो है वो पुरानी ट्रेन जो है वो आधे ट्रैक पे चला दी गई, जिसको सर्कुलर रेलवे का नाम दिया गया और बताया गया कि कुछ पुल जो है और कुछ लोगों का कब्ज़ा है जिसकी वजह से दूसरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि वो फौरी तौर पर जो है कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए और वो जो पुल है, 7 पुल जो बनने हैं, ये कंप्लीट किया जाए। अगर ये सर्कुलर रेलवे मैं बताऊं आपको 99 तक चल रही थी और इसमें जो है हमने भी सफ़र किया और देखा, बहुत अच्छी ट्रेन है, पूरे कराची को जो है कवर करती है। और न सिर्फ ये मुसाफिरों को बल्कि इसी ट्रैक पे अगर माल बरदार गाड़ियाँ भी चले तो सड़कों पर जो लोड है वो ख़त्म हो जाए पूरी। सर, आपने कहा कि ये 99 तक की जो थी वो ट्रेनें, ट्रैक पूरा बहाल था और ट्रेनें चल रही थी, तो फिर ये कब्ज़ा कैसे होना शुरू हो गया और जब हुआ तो फिर उस वक्त क्यों कोई अहकामात जारी नहीं किए गए सिंध हुकूमत की जानिब से? देखिए, सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ख़त्म किया गया और जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन पूरी दुनिया में माल बरदार गाड़ियाँ और मुसाफिर लोग जो है वो ट्रेन पे सफ़र करते हैं। कराची में सर्कुलर रेलवे चल रही थी, ये पहले फ़ायदे में थी, फिर इसको नुकसान दिखाया गया, नुकसान दिखाने के बाद इसकी सहूलतें कम की गई, इसको जो है ताख़ीर से स्टेशनों पर पहुंचने लगी, लोग कम बैठने लगे, उसके बाद मंसूबे इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बंद कर दिया गया। जब ये बंद हो गया तो फिर इस लैंड माफिया ने और कुछ जो अनासिर जो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक थे उस दौर में हुकूमत में, वो उन लोगों ने जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट कामयाब, देख ट्रेन बंद होगी तो उसका लोड कहाँ जाएगा, बसेस पे जाएगा, उसका लोड जो है वो सड़कों पे जाएगा। तो वो सड़कों पे जाने के लिए वो चला गया और ये एक साजिश के तहत ये सर्कुलर रेलवे जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे बंद की गई और फिर उस पर कब्जा किया गया। फिर जो पुल थे उसको तोड़ के वहाँ पे रोड बना दिए गए। अब जो है वो रोडों को वहाँ ब्रिजेस बनाए जाएंगे, इतना बड़ा वो, ताकि ये ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा हो सके, ये ज़मीन भी मिल जाए इन्हें और ये ट्रांसपोर्ट का इनका जो है वो मसला आवाम का बन जाए और इनके जो है वो पैसे बनते रहे, इसलिए कि तमाम आवाम फिर बसेस पे सफ़र करेगी, पब्लिक गाड़ियों पे सफ़र करेगी। सही, और फिर वो किराए भी अपनी मर्जी से फिर वो चार्ज करते हैं। अच्छा सर, कहा जा रहा है, खुर्रमशेर ज़बान ने भी बताया कि ये जो ट्रेन चलेगी ये कराची की जदीद तरीन इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी और 6 मिनट से के डिस्टेंस से जो है ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आएगी। तो कितने लोग इसमें सफ़र कर सकेंगे और कब तक एक्सपेक्टेड है, ये मंसूबे की कोई डेडलाइन दी गई है? जी, अभी तो इन्होंने ये बताया कि इब्तदाई तौर पर इस पर लागत जो है 170 अरब रुपए आएगी और वज़ीर आज़म जो है अगले हफ्ते आके इसका इफ्तिताह करेंगे। खुर्रमशेर ज़मान का ये भी कहना था कि जो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी जदीद ट्रेन होगी और इसका नया बिल्कुल ट्रैक बिछाया जाएगा और इस नए ट्रैक पर जो है वो काम शुरू हो जाएगा जब वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे और 4 लाख मुसाफिर जो है इससे फैज़ियाब होंगे।
तो उनका ये कहना है, अभी देखते हैं कि पहले तो वो कहते हैं ना, पुरानी एक कहावत है, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। हाँ। तो अभी तो 9 मन तेल है नहीं। हाँ। लेकिन एक ऐलान हुआ है। हाँ। अब ये इस ऐलान पे किस तरह से अमल दरामद होता है, वज़ीर आज़म साहब आते हैं। देखिए, अगर इस मंसूबे का हल वो हुआ जो कि ग्रीन लाइन का हुआ है, तो ये मंसूबा फिर हमारी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे दूं। इसको जो है सियासी नहीं होना चाहिए। हाँ। इसको अवामी होना चाहिए और इसको जो है जंगी बुनियादों पर शुरू करना चाहिए और जंगी बुनियादों पर इख्तिताम करना चाहिए। तो फिर ये जो है 4-5 साल में बिल्कुल। और सर, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ताख़ीर का शिकार ना हो और टाइमली जो है ये अपना जो है प्रोजेक्ट मुकम्मल हो। आदिया नाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगी। जी आदिया, ये जो मंसूबा है सर्कुलर रेलवे, क्या कहेंगी इस हवाले से, ख़ास तौर पे आवाम का क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से अमूमन हमने ये देखा है कि अगर आवाम से इस हवाले से बात की जाए तो नाउमीदी कहना ज़्यादा बेहतर होगा ये लफ्ज़, कि आवाम के अंदर कराची के ट्रांसपोर्ट के मसले को लेकर ख़ास तौर पर बहुत बड़ी नाउमीदी है, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है ये शहर का। और हम ये देखते आए हैं कि काफ़ी अरसे से हमेशा से आवाम को ये लॉलीपॉप देते हुए आए हैं हमारे हुक्मरान कि अब ये मंसूबा तामीर कर दिया जाएगा, इस साल में तामीर कर लिया जाएगा, इतने सालों में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन होता ये है कि ऐलानात होते हैं, दावे होते हैं, वादे होते हैं, तखमीन जो लगाते हैं उसके ऐलानात भी कर दिए जाते हैं, लेकिन मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं होता है। गुज़िश्ता साल नवंबर में भी एक मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था और वो अधूरा मंसूबा था। धाबे जी तक वो ट्रेन जो है वो सिटी स्टेशन से चलाई गई। अब भी थोड़ी देर कबल मेरी DCO रेलवे से बात हो रही थी और कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो 27 तारीख को इफ्तिताह करने आ रहे हैं सर्कुलर रेलवे का, तो उनको तो अभी तक सिर्फ डेट मालूम है कि वज़ीर आज़म आएंगे, टाइमिंग नहीं पता कि ये इफ्तिताह का क्या होगा, कहाँ से होगा और किस चीज़ का होगा। इतना पता KCR का इफ्तिताह होने जा रहा है। इस हवाले से शाम तक उनका कहना है कि एक प्लान उनके पास आ जाएगा कि कितना ये लंबा ट्रैक होगा और कितना तवील इस ट्रैक को हम बनाएंगे और कब इसकी तामीर जो है वो शुरू की जाएगी। हम एक्निक कमेटी में जो इजलास हुआ, उस इजलास के बाद ये फैसला ज़रूर हो गया कि KCR जो है इसका तखमीना, जो न्यू कराची सर्कुलर रेलवे बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसके इफ्तिताह की बात की जा रही है, उसका तखमीना बताया जा रहा है कि 20 अरब 70 करोड़ रुपए इसका तखमीना होगा और बगैर फाटक के उसको तामीर किया जाएगा किसी नए ट्रैक के ऊपर। और बात फिर वही आती है कि कराची के लोगों का कहा जाता है कि हम इनके ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। थोड़ी देर पहले फैसल सर भी आपको बता रहे थे कि ये ट्रैक जो है पहले कभी शहर के अंदर जब चला करता था तो 1999 में इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था, 1969 से इसका आगाज हुआ था। ये ट्रैक्स पहले भी चलते थे लेकिन बंद हो गई। बंद होने के बाद किसी एक ने भी एक दफ़ा भी ये जहमत गवारा नहीं की कि एटलीस्ट पता किया जाए ये ट्रैक क्यों बंद हो रहे हैं। रेलवे के अपने लोग, अपने अफसरान जो मुलविस रहे, इन जगहों को सेल करते रहे। अभी अगर आप कराची की बात करें तो गुलशन इकबाल का ही एक एरिया है, उसी को ही ले लीजिए, उसके अंदर जितने भी ट्रैक हैं KCR के, तमाम के ऊपर तजावुजात हैं, घर खड़े कर दिए गए हैं। आदिया नाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करेंगी। आदिया नाज हमें कराची सर्कुलर मंसूबे के हवाले से बढ़ेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब। सिंध हुकूमत का शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड करने की जो मुहिम है वो जारी है और इस सिलसिले में सिंध पुलिस ने 2 शहरियों को गिरफ्तार भी किया जिनके पास वैक्सीनेशन कार्ड मौजूद नहीं थे और कहा जा रहा है कि FIR भी दर्ज की। इस हवाले से जानते हैं जी, सिंध हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की मुहिम का आगाज़ अभी 2 दिन पहले हुआ था। अब इस हवाले से कहा जा रहा है गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, क्या अपडेट्स हैं सर? देखिए, मैं आपको इसकी असल कहानी बताता हूँ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एक लेटर लिखा, एक मरासला लिखा IG सिंध को, DG रेंजर्स को और मुतल्लिका पुलिस अफसरान को कि कोरोना वैक्सीन कार्ड चेक करने से मुताल्लिक उनकी परफॉर्मेंस पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नाराज़गी का इजहार किया और ये कहा कि जो है वो पुलिस और रेंजर्स इस सिलसिले में दिलचस्पी नहीं ले रही। जबकि ऑर्डर ये है, ये फैसला हुआ था कि पुलिस और रेंजर्स इस सिलसिले में वैक्सीनेशन कार्ड चेक करेंगे और ये भी साथ में मरासले में ये भी बताया गया कि कहाँ कहाँ चेक करेंगे। अब उसमें मरासले में बताया गया कि जो तकरीबात हो रही हैं
वहाँ पर चेक करेंगे, उनके मुंतजमीन को चेक करेंगे, स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको चेक करेंगे, मॉल्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको चेक करेंगे। मतलब आप सिटी रेलवे स्टेशन, कैंट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यहाँ पर लोगों को चेक करेंगे, काम करने वालों को और वहाँ पर आने वालों को चेक किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स में भी ये बात हो गई है कि रेस्टोरेंट में जो जी जा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में जो अमला काम करता है उनको भी, और जो वहाँ पर जा रहे हैं अंदर उनको भी चेक करेंगे। और जिनके पास ये कार्ड ना हो वैक्सीनेशन का या कोई सबूत ना हो तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये चीफ सेक्रेटरी सिंध ने आईजी सिंध को एक बरहमी का इजहार करते हुए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एक लेटर जारी किया, जिस पर आईजी सिंध ने एक हुक्मनामा जारी किया और ये भी उस हुक्मनामे में लिखा कि ये पुलिस जो है वो एक्शन नहीं ले रही, जिस पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने नाराज़गी का इजहार किया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और तमाम पुलिस सिंध की तमाम एडिशनल आईजीज़, तमाम डीआईजीज़ और एसएसपीज़ को हुक्म दिया कि वो इस पर एक्शन लें। ये हुक्मनामा आना ही था कि पुलिस में जो है वो एकदम से नई रूह आ गई और पुलिस ने जो है कार्रवाई शुरू कर दी। सोराबकोट के इलाके में 2 राहगीरों को, देखिए इस ऑर्डर में कहीं ये नहीं लिखा कि राहगीरों को पकड़ें। अगर राहगीरों को उस सूरत में पकड़ सकते हैं जब आपने पूरे कराची शहर की वैक्सीनेशन कर दी हो, आपके पास इतनी वैक्सीन हो। कराची शहर की अगर हम आबादी वैसे बात करें तो 2 करोड़ से ज़ायद है, और अगर हम ये ऑफिशियली बात करें तो 1 करोड़ 60 लाख है, और अभी तक कराची में 40 से 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। तो इसका मतलब आप क्या 1 करोड़ लोगों को अंदर कर देंगे? एग्जैक्टली हाँ, वो कहाँ करेंगे अंदर? तो इस तरह गरीब लोगों को पकड़ धकड़ ये ना की जाए। पुलिस के लिए पैदागिरी का एक रास्ता, जो रिश्वतखोरी का एक रास्ता है, वो इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस नोटिफिकेशन, इस हुक्म की आड़ में पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू कर दी और राहगीरों को कहीं पकड़ने की हिदायत नहीं है। उन मुकामात तो मखसूस मुकामात उस नोटिफिकेशन में है, वहाँ जहाँ तकरीबात हो रही हो, वो स्कूल, वो मॉल्स, वो रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर जो है वो एक्शन लिया जाए, वो शादी हॉल, ना कि चलते हुए राहगीरों को। तो इस पर जो है वो अभी जैसा कि आपने कहा 40 लाख लोगों ने सिर्फ वैक्सीनेशन कराई है, तो ये कराची में, तो ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि अभी 2.5 करोड़ आवाम हमारी रहती है। तो पहले ये नहीं कि उनको देखा जाए कि वैक्सीनेशन किन किन लोगों ने नहीं कराई, इसके बाद कार्ड चेक किए जाएं। जी बिल्कुल, मेरा यही कहने का मतलब था और यही मैं बता रहा था। जब आपने, एक तो इतनी वैक्सीन भी नहीं है अभी ना कि सबको लग जाए, ठीक है, और काफ़ी हद तक लगाई गई। इस ऑर्डर का, इस हुक्मनामे का गलत इस्तेमाल किया गया, जिस पर लोगों को पकड़ के बंद किया गया। तो ये 2 केसेस हुए, सोराबकोट के इलाके में और सच्चल के इलाके में। इन्होंने जो है वो फुर्ती दिखाई और जैसे ही पकड़ा, जब ये चीज़ आई हमारे सामने तो हमने इसकी आवाज़ उठाई और उस पर अफसरान की कान में आवाज़ भी गई। उस पर उन्होंने जो है वो पुलिस को ये ऑर्डर दिए हैं कि इस तरह से राहगीरों को ना पकड़े, और हुकूमत की जानिब से भी। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों ने जो है वो वैक्सीनेशन करवा लिए, लेकिन वो उन्होंने अभी तक अपना कार्ड नहीं लिया है, तो नादरा से किस तरह से हासिल किया जा सकता है वैक्सीनेशन कार्ड? देखिए, ये ऑनलाइन मिलता है वैक्सीनेशन कार्ड। इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने वैक्सीन लगाई है, या सिंगल डोज लगाई है या डबल डोज लगाई है, ऐसी होना चाहिए। आप नादरा की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे बाकायदा इसका पोर्टल बना हुआ है, उसमें आपके पास 100 रुपये और इसकी फ़ीस वसूल कर रही है नादरा, ठीक है। 100 रुपये की फ़ीस इसकी वसूल होती है। वो आप ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके भी ज़रिए वो आप फिल करें, इजी पैसा। वो जब आप फिल कर देंगे तो फिर आपको जो है वो ऑथराइज्ड होंगे, आपको वो कार्ड ऑनलाइन निकल सकता है, उसका प्रिंट आउट। अब शहर में ये हुआ है कि शहर में मुख्तलिफ फ़ोटोस्टेट्स की मशीनें जहाँ पे लगी हुई हैं, जहाँ पर जो है स्टेशनरी की दुकानें हैं, वहाँ पर लोगों ने सिस्टम लगा लिए और सिस्टम लगा के जो है वो लोग ये कर रहे हैं कि 250 से 300 रुपये लोगों से वसूल कर रहे हैं, जबकि 100 रुपये की फ़ीस है। और एक PVC कार्ड जो है वो बना के दे रहे हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वो इस तरह से वो कार्ड बनता है और वो कार्ड बना के जो है वो लोगों को दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा सर्टिफिकेट भी निकलता है। वो बड़ा सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि कहीं गुजर रहे हो, ये देखें, ये कार्ड है। इस कार्ड की सूरत में देख सकती हैं आप जी। ये दिया जा रहा है, तो लोगों को ये कन्वीनियंट होता है, जेब में रख लेते हैं अपने। तो ये 250 रुपये में, 300 रुपये में ये बना के ये कर रहे हैं। तो ये लोगों का एक तरह से कारोबार भी ये शुरू हो गया है और लोग इससे दिखा भी सकते हैं। जी हाँ, ये एक कार्ड है, PVC कार्ड, ये एक छोटा सा बनता है और ये पूरा निकल के आ जाता है। इसमें लिखा होता है कि आपने वैक्सीन लगाई भी है या नहीं लगाई। सही सही।
मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। आप बात करेंगे स्कूल असातिज़ा के हवाले से। आपको बताएं कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्तियों के इम्तहानात हुए और ये इम्तहानात के जो नताइज थे वो बहुत ही मायूस कुन साबित हुए। 1,62,000 के करीब उम्मीदवारों ने इम्तहानात दिए, लेकिन कामयाबी की जो शरह है वो 1% भी नहीं है। अब सवाल ये है कि जो पढ़ाने वाले हैं अगर वो ही फेल हो जाएंगे तो पढ़ने वालों का क्या होगा। जी फैसल शकील साहब, क्या कहेंगे? इस पे कुछ ना कहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पे आप खुद देख सकते हैं कितनी अफसोसनाक वाली सूरत हाल है कि 1,62,000 अफराद ने प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल टीचर के लिए इम्तिहान दिया और 1% से भी कम यानी 1,300 लोग जो है सिर्फ इस इम्तिहान में कामयाब हुए। तो आपका सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह बुरी तरह जो है वो नाकाम हुआ है, कोलैप्स कर गया है और क्या पढ़ाई हो रही है और कौन पढ़ाएगा। अब जब ये लोग जो के फेल हुए हैं और अब ये गौर किया जा रहा है कि प्रमोट किया जाए इन्हें, जो पेपर था वो मुश्किल था, तो भाई पेपर बनाने वाले जो 1,300 लोगों ने पास किया वो भी तो यही थे ना। मतलब ये आपका तालीमी मेयार रह गया। जब तक ये नकल माफिया, ये बूटी माफिया, इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा यही सूरत हाल रहेगी। देखिए सियासी बुनियादों पर तालीम जो है वो ये देंगे लोगों को, तो ये क्या तालीम देंगे? ये क्या प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल्स में बच्चों को तालीम देंगे जो कि खुद नाअहल हैं, जो कि खुद फेल हो गए हैं? तो और सर ये बड़ी हैरत की बात है कि वो आपने कहा ना 1,300 लोग भी तो पास हुए, उनको भी तो उनके अंदर भी तो कुछ होगा, उनके अंदर भी तो एहलियत थी ना। अब कहा जा रहा है बजाय इसके कि उनको ट्रेन करें या अच्छे लोग लाएं, कहा जा रहा है कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो कम करने का जो है। बिल्कुल यही तो मैं बता रहा हूँ, वो ये सियासी बुनियादों पर उन लोगों को फैजियाब करना है जो कि इस नकल माफिया के हैं और अपने लोगों को भर्ती करना है। इसलिए जो है उनके लिए आप कायदे कानून भी तब्दील कर दें। जब एक स्टैंडर्ड बनाया है आपने, उसमें 1,300 लोगों ने जो अपेयर हुए हैं और वो किया है ना, उनमें एहलियत थी ना, इसके अलावा और भी लोग होंगे ना। अब ये जब ऐसी मखसूस असामी आती है ना तो उस पर जो है वो ये किया जाता है, एक तो हमारे जो सिस्टम है ना सिंध का तालीम का, उसको इम्प्रूवमेंट की बेहद ज़रूरत है। इसलिए कि आप देख लें 9वीं के, 10वीं के, इंटर के जो भी एग्ज़ाम हो रहे होते हैं ना, हर जगह नकल चल रही होती है। अब तो आलम यह है कि किताब सामने रख के कर रहे होते हैं, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो है वो पर्चे मिल रहे होते हैं, पहले आ रहे होते हैं, पहले ही शेयर हो रहे होते हैं। जब इम्तिहान से पहले ही आप उसका पर्चा निकाल देंगे और वो पास कर लेंगे। अब आपकी मैं गुज़िश्ता दिन की बात बताऊं, इंटर बोर्ड ऑफिस में जो लोग नंबर्स बढ़वाते थे वो गैंग पकड़ा गया। उन्होंने पुलिस वालों के और दीगर अहम शख्सियात के जो है वो नंबर्स बढ़वाए, उनके रिजल्ट बढ़वाए। एक तो नकल भी हो रही है, दूसरे दस्तावेजात जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी जालसाजी से पैसे देके मारा जा रहा है, जो कि मेहनत करते हैं और मेहनत बेहद मायूस होते हैं वो लोग, जिन लोगों की दिन रात पढ़ाई करते हैं और उनके रिजल्ट जो है वो कम आते हैं और जो पैसे दे के रिज़ल्ट बढ़वाते हैं उनके ज़्यादा आते हैं। ये सिस्टम को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है और अगर हम ये सिस्टम बेहतर करेंगे तो हमारे ही बच्चे पढ़ सकेंगे। अब आप एक सिर्फ ये देख लें, कराची में सरकारी स्कूल्स में या सिंध में सरकारी स्कूल में कौन लोग आप और मैं अपने बच्चों को दाखिल करवाएंगे? क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पे असातिज़ा को पढ़ाने ही नहीं आता। इसीलिए लोग प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं और ये सरकारी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ आते हैं और हाजिरी लगाते हैं या फिर इलेक्शन ड्यूटियाँ देते हैं, नजर ही नहीं आते। इसी तरह से ये होता है। ये सिस्टम को बहुत ज़रूरत। सर ये जो सियासी भर्तियाँ हो जाती हैं, आपकी मेरिट नहीं है, आपने जानने वाले लोगों को, ये सिंध में बहुत है, तो ये सिस्टम कब सही होगा? कैसे इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? इसके लिए तो दुआ ही कर सकते हैं। देखें किसी और हुकूमत को आना पड़ेगा। नहीं, हुकूमत में लोगों, अभी जो वज़ीर तालीम आए ना वो बहुत ज़्यादा फ़ाल है और उन्होंने, मैं आपको बताऊँ, वो वाहिद वज़ीर तालीम है, सरदार शाह, मैं उनसे आज तक मिला नहीं हूँ, लेकिन एक वो है कि
उस शख्स ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भर्ती किया, अच्छा, ताकि सिस्टम सही हो और उसको पता चल सके। लेकिन वो कुछ अरसे बाद उसको हटा दिया, अब जो है दोबारा लाएं, इसलिए कि उसने मुख्तलिफ एक्शन लिए थे उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि सियासी बुनियाद पर आते नहीं थे और घर बैठे तनख्वाहें लेते थे और गोश्त टीचर थे। उन लोगों को निकालने के लिए किया था, तो उसको हटा दिया था। अब वो अल्लाह अल्लाह करके दोबारा आए और दोबारा आके इस्लाहात करने की ज़रूरत है जंगी बुनियादों पर। ये मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जब तक हम सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे, चाहे वो वज़ीर तालीम हो गए, सेक्रेटरी तालीम हो गए, डायरेक्टर एजुकेशन हो गए, जो भी लोग हैं उनका एक तो उनकी अपनी तालीमी काबिलियत और दूसरा जब हम अपने बच्चों को ख़ुद भेजने लगे ना, तो इसका मतलब है सिस्टम सही हो गया। जब उनके बच्चे जो है हाई फाई इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे होंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे और वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे, तो उनसे ये सवाल किया जा सकता है कि भाई आप अगर स्कूल का सिस्टम अच्छा है तो आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे वहाँ पर? तो वहाँ पर पढ़ने चाहिए ना आपके बच्चे। तो वो आपने अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में आप बनते खादिम हैं, तो भाई आप ये सिस्टम की वजारत भी आपके पास है, ये पूरे अहदे भी आपके पास हैं, तो खुदारा ये सिस्टम्स को बेहतर करें कि हर प्राइवेट स्कूल ज़्यादा कामयाब है बनस्बत सरकारी स्कूल के। तो सरकारी स्कूलों का हाल तो बुरा है, लेकिन अब बेहतरी की कोशिश की जा सकती है। हाँ, कोई एक आदमी, जैसे आपने कहा वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब जब अब आए हैं तो बहुत ही अच्छे वो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। कोई एक आदमी भी अगर सिंसियर हो और एक्शन ले तो इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। बिल्कुल मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाए, छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। जी हां, आपको बताते चलें कि सियासी साथी बन गए जीवन साथी। पीटीआई के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने दुआ भुट्टो, जो कि रुकन सिंध असम्बली हैं, उनसे शादी की तस्दीक कर दी। हलीम आदिल शेख साहब का कहना है कि उनकी शादी 2018 के इलेक्शन के बाद हुई और कल सोशल मीडिया पे हमने देखा कि दुआ भुट्टो की जानिब से अपने नौमौलूद बेटे की तस्वीर शेयर की गई और बैकड्रॉप पे उनके बेटे का नाम भी लिखा था, जो है कामिल हलीम शेख। तो हम सब मुबारकबाद पेश करते हैं। एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। जी फैसल साहब, एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर देखने में आई कि माशाल्लाह उनका बेटा भी हुआ। तो आप क्या समझते हैं, ताख़ीर क्यों की गई, इसको पहले क्यों नहीं बताया गया? देखिए, सियासी शादी तो सियासी मसलहत हो सकती है। इस सिलसिले में शादी करना तो सुन्नत है और हलीम आदिल शेख साहब को मुबारक हो मेरी जानिब से कि उन्होंने शादी की और उसका ऐलान भी किया। सियासी लोग जो है वो कुछ सियासी मसलहत का शिकार होते हैं, इसीलिए जो है ये खुशी की खबर थी और अच्छी खबर थी। अब उन्होंने लेकिन डिक्लेयर की है अपनी शादी, तो बहुत अच्छी बात है और मुबारकबाद पेश करते हैं। बिल्कुल, हमारी जानिब से मुबारकबाद। अच्छा, अगर हम बात करें दुआ भुट्टो साहिबा की, तो वो भी रुकन सिंध असम्बली हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है वो थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, दुआ भुट्टो साहिबा जो है वो हलीम आदिल शेख साहब के एक तो सियासी उनका साथ भी है और अभी ये 2018 में इलेक्शन में सिंध असम्बली में आई। इससे पहले वो जो है वो एक निजी टीवी और एनजीओ को देखती थी और वहाँ काम करती थी और हलीम आदिल शेख के जो है वो करीबी साथियों में से शुमार होता था दुआ भुट्टो का। अब वो उनकी हमसफ़र बन गई हैं, तो उनके लिए हम दुआ गो हैं और उनको तो डबल मुबारकबाद, एक तो शादी की, दूसरी औलाद की कि उनके यहाँ बेटा भी हुआ है। तो अल्लाह उसे नसीब अच्छे करे। और हलीम आदिल शेख साहब जो है वो अपने सियासी कैरियर में जो है इस वक्त अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐलान भी किया है और ऐलान करने के बाद जो है अपोजिशन और हुकूमत और दीगर तमाम सियासी जमातों की जानिब से उनको मुबारकबाद भी मिल रही पेश की गई है। बिल्कुल, चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। बात करेंगे सिंध भर के में गैस के बहरान के हवाले से। और सिंध भर में शदीद बहरान देखने में आया है, जिसके बायस CNG स्टेशन जो हैं वो बंद रहेंगे। कहा जा रहा है कि पीर से सुबह 8 बजे से CNG के तमाम स्टेशंस बंद रहेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है, हम अक्सर देखते हैं कि CNG बहरान के बायस CNG स्टेशंस को बंद कर दिया जाता है। क्या कहेंगे सर, कभी लोड शेडिंग बिजली की, कभी गैस की, कभी CNG का बहरान? देखिए, CNG सेक्टर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। अब तो मैं अगर आपको ज़मीनी हक़ाइक़ बताऊं कि लोगों ने पहले एक दौर था लोग CNG रखवाते थे,
अपनी गाड़ी में बचत के लिए। लेकिन अब जो है वो सीएनजी नहीं लगवा रहे, इसलिए वजह ये है कि लोगों को परेशानी का सामना है। सीएनजी आए रोज़ जो है वो बंद होती रहती है और सर्दियों में तो मिलती ही नहीं है, इसलिए कि गैस का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और इसमें इसकी कीमतें भी इतनी बढ़ गई हैं कि फ्यूल और इसमें बिल्कुल कम फ़र्क रह गया है। तो इसलिए सीएनजी से लोग अब ज़्यादा मुतासिर नहीं हो रहे। लेकिन हमने देखा था एक दौर में बसेज़ में जितनी भी और दीगर गाड़ियां हैं, कारें, मिनी बसें और दीगर गाड़ियां, वहाँ पे सीएनजी लग रही थी और बड़े पैमाने में लग रही थी। जबकि जो गैर कानूनी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें भी जो है वो लग रही थी सीएनजी, लगाना गैर कानूनी है। जी। लेकिन अब जो है वो इसका बहरान दोबारा से सर उठा रहा है सीएनजी का। सीएनजी हो गई, एलपीजी हो गई, इनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, इतनी महंगाई हो गई कि आम लोग इससे बड़ा मुतासिर हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, उनको घंटों लग जाते हैं कतारों में सीएनजी भरवाने में और उसमें, तो इसलिए अब वो भी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो है वो पैदावार में कमी है और सर्दी में, जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है अभी तो फिर जो है हम देखेंगे सर्दी आने वाली है, तो पहले से अगर बात की जाए डिमांड एंड सप्लाई की, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है क्या? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और सप्लाई कम है तो इसकी वजूहात क्या हैं? मैं आपको यही बता रहा था कि सीएनजी की एक ऐसी मांग बनी थी, लोगों में डिमांड ऐसी आई थी कि हर इलाके में कई सीएनजी स्टेशंस थे और बिल्कुल साथ साथ थे, इसलिए कि लोगों की ज़रूरत थी, लोग वो कर रहे थे और कारोबार अच्छे चल रहा था, इसलिए इतनी करीब और इतने सारे सीएनजी स्टेशन बन गए। लेकिन अब वहाँ पर वो वीरान हो गए हैं, सीएनजी स्टेशन खाली पड़े, इसलिए कि अब लोग भी समझते हैं कि यार यहाँ सीएनजी मिलेगी नहीं और होगा नहीं, प्रेशर वो होगा नहीं, कीमतों में भी कोई खातिर ख्वाह वो नहीं है। फिर आरएनजी आ रही थी कि आरएनजी, एलपीजी, तो इस वजह से अब लोगों ने भी अवॉइड करना शुरू कर दिया है सीएनजी को। जो मैं आम लोगों का तासुर बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल है इस वक्त कि सीएनजी एक तो लोग कम ही यूज़ कर रहे हैं और कम, पहले जितनी उसकी खपत थी वो इतनी खपत नहीं है, लोगों उतनी डिमांड नहीं है, लेकिन वो भी जो है नहीं मिल रही। अब वो भी बंद कर दिए जाएंगे। गैस प्रेशर में कमी, किल्लत, तकनीकी ख़राबियाँ, ये आए रोज़ का मसला है कराची के लिए। तो अब देखें कैसे निकलते हैं इस मसले से और कब बहाल होती है सीएनजी और लोगों को मिलती है नहीं। उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस मसले से भी हम लोग जल्द अज जल्द निकल जाएं। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, सैयद ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे आज की कीमतों के हवाले से, सब्जियों की, फलों की। जी ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम, आप मौजूद हैं हमारे साथ? वालेकुम सलाम। जी बताइए आज के क्या रेट्स हैं मार्केट में, सब्जियों के हवाले से, फलों के हवाले से? जी देखें, गुज़िश्ता तकरीबन एक महीने से हम देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में तकरीबन 20 से 25% का जो है वो इजाफा देखा गया है और मार्केट ज़राए का यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में सब्जियां जो हैं वो मज़ीद महंगी हो सकती हैं। और इसकी वजह ये बताई गई है कि सब्जियों का इन्हिसार जो होता है वो पहले तो कराची वाले करते हैं, जो अंदरून सिंध में, जो ज़ेरी सिंध के इलाकों में सब्जियां काश्त की जाती हैं, या फिर कराची से करीब जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर जो सब्जियां काश्त की जाती हैं तो उन पर इन्हिसार होता है। तो लिहाजा जब मौसम ख़ज़ां का शुरू होता है, यानी सितंबर अक्टूबर शुरू होता है, तो सब्जियां जो हैं वो इन इलाकों से आती हैं तो सस्ती पड़ती हैं ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। मगर अब वो सब्जियां जो हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं और बारिशें जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर जारी हैं। अब जो इन्हिसार है वो पंजाब की या केपीके से आने वाली सब्जियों पर है, मगर वहाँ पर बारिशों के बाइस जो है वो सब्जियों की फसल जो है उसको भी नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी महंगी हो गई है। लिहाजा आने वाले दिनों में भी हम तो क्या कीमतें चल रही हैं सब्जियों की, बढ़ता हुआ देखेंगे। इसके हवाले से बताइए। देखें, सब्जियों में अगर हम बात करें टमाटर की, तो इस वक्त मार्केट में जो सिंध का बचा कुचा टमाटर है वो 60 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। बहुत छोटे साइज़ का ये टमाटर है और बिल्कुल भी हम इसे जो है वो अच्छी क्वालिटी नहीं कह सकते। 60 रुपये में कम से कम टमाटर पर किलो के हिसाब से दस्तियाब है। जो अच्छा टमाटर है जो कि इम्पोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक से, वो 100 रुपये किलो तक उसकी कीमतें जो है वो पहुँच चुकी हैं। यानी 5-6 दिन के अंदर हम देखें तो 10 से 15 रुपये का इसके अंदर इजाफा देखा गया है। इसके अलावा आलू की अगर हम बात करें तो मार्केट में इस वक्त 40 रुपये से लेकर 60 रुपये
रुपए फी किलो जो है वो आलू इस वक्त दस्तयाब है। यानी अच्छी क्वालिटी का आलू जो है वो 60-65 रुपए तक भी बाब इलाकों में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज अगर हम देखें तो एज एन एवरेज प्याज जो है वो इस वक्त 60 रुपए फी किलो मार्केट में दस्तयाब है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि कराची में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रेट जो है वो 5 से 10 रुपए 15 रुपए तक वेरी मुख्तलिफ है। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे सब्जियों के रेट्स के हवाले। बहुत शुक्रिया फैसल शकील साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और एक और अहम मौजू शामिल गुफ्तगू करेंगे, हाउ टू कंट्रोल एंगर। अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। गुस्सा यानी एंगर एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा जज्बा है जो कि हर इंसान में पाया जाता है, लेकिन खूबी ये है, कामयाबी ये है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि वो ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और फ़ौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं। किसी की छोटी भी बात उनको बर्दाश्त नहीं होती। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गुस्से में चीखने चिल्लाने लगते हैं, यहाँ तक कि चीज़ें भी उठाकर फेंक देते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। तो ऐसे लोग ये हमारा आज का सेगमेंट ज़रूर देखें, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपने गुस्से से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अफ़ान, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू ज़हरा। अच्छा हुमैरा, अगर हम एंगर की बात करें, गुस्से की बात करें तो ये भी एक इमोशन है जैसे बाकी इमोशंस हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन कोई इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कोई इसका इस्तेमाल जितना करना चाहिए उतना करता है। तो क्या कहेंगी कि गुस्से के हवाले से ये जो लोग ज़रा सी बातों में गुस्सा करने लगते हैं और बाज़ औक़ात तो अपना ही नुकसान कर देते हैं। ज़रा आपने बिल्कुल सही बोला, इट्स एन इमोशन। हम यूजुअली हम सबके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, लेकिन होते सारे इमोशंस ही हैं। हम गुस्से को अनफॉर्चुनेटली इतना बुरा इमोशन समझ लेते हैं कभी कभार कि बहुत बुरी चीज है। हाँ। लेकिन देखा जाए तो गुस्सा भी बाकी इमोशंस की तरह ही है। ये एक सेकेंडरी इमोशन है, इसकी प्राइमरी कॉज कुछ और होती है। हम यूजुअली जब किसी को देखते हैं हमें सिर्फ उनका गुस्सा नजर आता है, हमें उस गुस्से के नीचे जो प्राइमरी रीजन है या जो वुंड है, जिसको हम जख्म कहते हैं या दर्द कहते हैं, वो कभी नहीं दिखता। हम बड़े आराम से लोगों को बोल देते हैं कि गुस्सा मत हो, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा हराम है, गुस्सा ये है, लेकिन एक्चुअली गुस्से को एक्सप्रेस करना अप्रोप्रिएटली अच्छी बात है। हाँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी गुस्से को चेक करने के लिए आपने 2-3 चीजें देखनी होती है कि आपका अंडरलाइंग कॉज जिसको मैं कह रही थी वो क्या है। क्या वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन से आ रहा है, क्या वो गुस्सा डिप्रेशन से आ रहा है, क्या वो गुस्सा होपलेसनेस से आ रहा है। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज असल प्रॉब्लम ये है, गुस्सा उसका एक्सप्रेशन है। तो अगर आप किसी को गुस्सा होते हुए देख रहे हैं, हुमैरा हम किस तरह से जाने, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में ये कह दिया जाता है कि ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत बुरा इंसान है, उसके पीछे जो रीजंस होते हैं उनको नहीं देखा जाता और वो इंसान खुद भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उसको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी बेसिस पर वो किसी कंसल्टेंट से रब्ता करे? देखिए, एक तो ये वाली चीज होगी जो मैंने आपको बताया था, इसको हम यूजुअली इंटरनल वुंड्स भी बोलते हैं या अंदर के जख्म भी बोलते हैं, जो दिखते नहीं है। जो दिखता है वो खाली आउटवर्डली गुस्सा दिखता है। तो पहली चीज तो ये देखना है कि आपके अंदर हो क्या रहा है, अंदर जो आपका एक सुनामी चल रहा है इमोशंस का, अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, होपलेसनेस चल रही है, अगर आपको क्यों हो रहा है, दैट्स वन वेरी बिग रीजन कि अपने अंदर झांक के देखें। सेकेंडली, यूजुअली कभी कभार ये फैमिली की तरफ से भी आता है, जिसको हम कभी ट्रांसजेनरेशनल एंगर भी बोलते हैं, यानी पुर दर पुश चलता आ रहा होता है। इनहेरिटेड आपकी फैमिली में रहता है। इन अ वे इट्स इनहेरिटेड, यस। ऑल्दो इट्स अ बिहेवियर, इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर, लेकिन फिर वो ये होता है कि अगर फैमिली में एंगर को सही से डील करना ना आए, इनअप्रोप्रिएटली कर लें, तो वो एक इनहेरिटेड टाइप चीज ही बन जाती है। और कभी कभार एक जेनेटिक आई वुड से डिफॉर्मेशन होती है, बट एक जेनेटिक आपका फॉर्मुलेशन भी होती है, जिसके खातिर आपका सेरोटोनिन लेवल ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, उसके खातिर आपका एंगर हार्मोन ज्यादा यूज हो रहा होता है। सो वो तो एक जरा क्लिनिकल साइड के ऊपर बात आ जाती है, जेनेटिक बात के ऊपर। लेकिन जो फैमिली के अंदर आ रहा है
ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा अगर वो देखता है कि अपने पेरेंट्स को उनका एक ही तरीका है किसी भी सिचुएशन को डील करने का, विच इज एंगर, अग्रेशन, स्क्रीमिंग, चीख के कर रहे हैं, चीजें तोड़ के कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बच्चा फिर वो चीज अडॉप्ट कर लेता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने देखा हमारा मेरा ये बताइए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है उनको ये इशू है और वो चाहते हैं इसको कंट्रोल करें और बहुत सारी वो इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पता नहीं लगता कि जब उनको गुस्सा आता है वो बिल्कुल अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं और बाद में उनको जाके रियलाइज़ होता है कि उन्होंने ये गलत किया और उनको शर्मिंदगी भी होती है। तो क्या किस तरह से मैनेज करें, क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं जब आपको गुस्सा आ रहा हो वो उस वक्त आपको इस्तेमाल करने चाहिए? ज़रा अपने ट्रिगर्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक अब्यूज साइकिल होता है वैसे एक एंगर साइकिल भी होता है, और एंगर साइकिल को चेक करने की बेस्ट चीज़ यही होती है कि आप अपना ट्रिगर देखें, आपको क्या चीज़ सबसे पहले ट्रिगर करी आपके एंगर में। क्या वो एक शख्स है या कोई किस्म का खाना है या किसी का कोई बिहेवियर है, आपके ट्रिगर्स क्या हैं। अगर आपको अपने ट्रिगर समझ में आ जाते कि हाँ यूजुअली मैं ट्रैफिक में खड़ा होता हूँ और कोई मेरे पीछे हॉर्न बजाते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, या कोई अगर मुझे काट के लेन में चला जाते तो मुझे गुस्सा आता है। मतलब ये चीजें ठीक है आपकी सिचुएशन एनवायरनमेंट से तो आ रही है, लेकिन आपने अपने ट्रिगर समझने हैं। अगर आपके ट्रिगर आप अपने समझे इनिशियली, जो कि मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम यही है अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई करना और उस वक्त उसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। ये बाकी तो सब आसान है। एक दफा आपने अपने ट्रिगर समझ के कंट्रोल कर लिया या समझ ही लिया खाली, तो बाकी चीजें फिर प्लेस में आ जाती हैं। ट्रिगर को अपने कंट्रोल करने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा sit back and just check within yourself कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कि मैं इन चीजों के ऊपर क्यों, ये थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। हम अपने सेशन में क्लाइंट के साथ ही बैठ के कर लेते हैं, तो वो कम से कम 1 से 2 लोग उसी चीज को देख रहे होते हैं। बट इफ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, बेस्ट चीज ये कि आपने देखना है कि जब मेरे कोई लाइन काटता है, मेरे पीछे कोई हॉर्न बजाता है, या मेरी प्लेट से कोई खाना ले लेता है, मुझसे कोई ऊंची बात में आवाज करता है, या मुझे कोई बेवकूफी बोल देता है या लेबल कर लेता है, तो मुझे गुस्सा क्यों आता है। सही। तो यूजुअली अच्छा, अगर कोई शख्स है वो मुसलसल इसका शिकार है तो उसकी जो सेहत है उस पर क्या असर होगा? क्योंकि कहा जाता है कि गुस्सा, जब आप मुसलसल गुस्से में रहते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो एक केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जिसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए होती है। यस, असल में इट्स अ वेरी कॉग्निटिव थिंग एज वेल। गुस्सा आगे आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीछे ब्रेन के अंदर, लेट्स मेक इट सिंपलर, ब्रेन में आपके काफी कुछ हो रहा होता है। जब लोग कहते हैं ना कि गुस्से में दिमाग खराब हो जाता है, वो लिटरली आपके दिमाग के अंदर ही आपकी ब्रेन फंक्शंस ही डिफरेंट तरीके से चल रहे होते हैं। तो उसको काम डाउन, और उससे फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ लोगों का आपने देखा है मुंह लाल हो जाता है, कान लाल हो जाते हैं, कोई लोग गुस्से में शिवर करने लग जाते हैं, कुछ लोगों को गुस्से में पसीना आने लग जाता है, तो ये कुछ लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो एक्चुअली आपकी बॉडी में, आपकी ब्रेन में वो केमिकल रिलीज हो रहा होता है जिसके खातिर ये सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत शुक्रिया हुमैरा आफान आपका। जो लोग हमें देख रहे हैं, जैसे कि हुमैरा आफान साहिबा ने बताया, जो कि एक एक्सपर्ट हैं, और कि ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, जानें कि आपको किस चीज़ से गुस्सा आता है। जब आप अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी आप उसकी सलूशन की तरफ जा सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब बात करेंगे कराची की टैलेंट की, और आपको मिलवाएंगे कराची की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नस्ट के 2 होनहार तालिब इल्मों से, जिन्होंने रूस में होने वाले स्टूडेंट मुकाबले में हिस्सा लिया, और ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि दूसरी पोजीशन भी हासिल की। और कहा जा रहा है कि इनके बेहतरीन डिज़ाइन, एक तो बेहतरीन डिज़ाइन थे, दूसरा कैटेगरीज़ में भी नुमाया कारकर्दगी हासिल की। तो हमारे साथ ये मौजूद है टैलेंट, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुदस्सिर इफ्तिखार, जो कि टेक्निकल मैनेजर हैं, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है तस्बीहा जमान ने, जो कि ड्राइवरलेस डिपार्टमेंट को लीड करती हैं। दोनों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग?
तो मुदस्सिर, आपसे शुरू करते हैं। मॉस्को में मुकाबला था जो कि जिसमें गाड़ियों का, जिसमें आप फार्मूला कार आपने बनाई बेसिकली, और इसमें आपने दूसरी पोजीशन हासिल की। तो इसके बारे में बताइए, कितने ममालिक शामिल थे और आप जो स्टूडेंट्स की टीम थी वो कितनी थी, कितने उसमें लड़कियां भी थी, जो कि बड़ी फ़ख्र की बात है। यस, बेसिकली फार्मूला स्टूडेंट रशिया जो कंपटीशन था वो इंटरनेशनल कंपटीशन था, तो वहाँ पे रशियन टीम्स थी, वहाँ पे पाकिस्तानी टीम थी, वहाँ पे बहुत सारे ममालिक की टीम्स आई हुई थी। हाँ। तो अराउंड हमारे पास 30 to 40 टीम्स थी वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ पे हमने जो सेकंड पोजीशन हासिल की है। हाँ। और कंपटीशन का जो बेसिक जो लेआउट होता है वो ऐसा होता है कि हमारे पास कंपटीशन 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। अच्छा। इट्स स्टैटिक इवेंट्स एंड डायनामिक इवेंट्स। तो स्टैटिक इवेंट में ये होता है कि आपके पास गाड़ी जो होती है स्टेशन खड़ी होती है और आपके पास जजेस आते हैं और फिर वो जो है आपकी जजिंग करते हैं कि आपको इंश्योर करते हैं कि जो आपकी गाड़ी है वो सेफ़ है एंड इट्स रेडी टू बी रन। स्टैटिक इवेंट्स ऑनलाइन होते हैं हमारे, और जो डायनामिक इवेंट्स हैं उसमें ये होता है कि स्किड पैड और एक्सेलरेशन इवेंट्स होती हैं जिसमें गाड़ी को बेसिकली ट्रैक्स में चलाया जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा जो होता है बेसिकली ये कंपटीशन सिर्फ रशिया में नहीं, इनफैक्ट यूके, अमेरिका, सिंगापुर और जर्मनी, इनफैक्ट एंटायरली पूरे यूरोप में ये हो जाता मुकाबला होता है। yes. अच्छा तस्वीहा, आप मुझे बताइए कि ये जो मुकाबला हुआ और उससे पहले आपने फार्मूला कार तैयार की, रेसिंग कार, तो उसमें कितना टाइम लगा और क्या क्या ऐसे मसाइल थे जो आपको सामने आए, और अगर बजटिंग या कॉस्टिंग की बात की जाए तो वो किस तरह से, किसने स्पॉन्सर किया? इसकी पूरे टाइम मैनेजमेंट होती है, पूरे साल सीजनली होता है ना, हमारा साल का सीज़न होता है पूरा, कि एक कार हम एक ईयरली उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो और अब हमारी थर्ड ईवी थी, थर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, तो उसके लिए भी हमें जो टाइम था वो 1 ईयर का ही था। और इसको स्पॉन्सर्स हम लोग करते हैं अप्रोच डिफरेंट स्पॉन्सर्स। हमारे मार्को में एक डिपार्टमेंट है स्पेशली जो इन स्पॉन्सर्स को अप्रोच करता है, फिर हमें फ़ंड करते हैं इस तरह से वो लोग। ठीक है, लेकिन तस्वीर वैसे तो लड़कियां अमूमन कोई फैशन डिज़ाइनिंग या कुछ इस तरह के बनाव सिंगार वाली फील्ड चूज़ करती हैं, तो आप कैसे आ गई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में? शुरू से शौक़ था, माँ बाप की विश थी, किस तरह से था? जी, शुरू से शौक़ कह सकते हैं, लेकिन मुझे शौक़ था इसका फिज़िक्स और मैथमेटिक्स और इन चीज़ों का बचपन से। तो कार बनाने का रिलेट करती हैं सारी इंजीनियरिंग से, तो मैं इंजीनियरिंग में आ गई। ठीक है। अच्छा मुदस्सिर, कहा जा रहा है कि अब आगे जो आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसमें आप ड्राइवर लेस कार बनाने वाले हैं, तो उस हवाले से हमें बताइए। यस, बेसिकली इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि इन द सेम कॉम्पिटिशन्स की मैंने बात की थी, उसमें एक और क्लास होती है विच इज़ FSAI, मीनिंग कि आपके पास कोई ऐसी गाड़ी हो जो कि ड्राइवर लेस हो, उसमें कोई बंदा ना बैठा हो और वो गाड़ी जो है खुद ब खुद चले। तो हमारे जो है अभी तस्बिया ज़मान ही लीड कर रही है उस डिपार्टमेंट को। अच्छा। और वो ड्राइवरलेस व्हीकल्स पे अभी रिसर्च चल रही है कि उसके एल्गोरिथम्स, उसकी बेसिकली किस तरह से कैमरास और सेंसर्स लगाए जाएँ कि फिर वो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करें, उनकी परसेप्शन करें, उसके हिसाब से वो फिर गाड़ी को एक्चुएट करें कि वो जो है फिर उस पाथ पे चले, कम्प्लीटली वॉइड ऑफ एनी ह्यूमन हेल्प। तो ये हमारा इंशाल्लाह फॉर द फ्यूचर इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट सीजन विच इज़ 2022, इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम उसमें भी कम्पीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप जब ये मुकाबला जीत कर आए, दूसरी पोजीशन आप लोगों ने हासिल की, तो माँ बाप का क्या रिएक्शन था? क्योंकि ज़ाहिर है वो तो फ़ख्र कर रहे होंगे आप पे, बल्कि हम सबको ही फ़ख्र है, और जो यूनिवर्सिटी थी, टीचर्स थे, उनका क्या रिएक्शन था? जनरली सबका काफ़ी अच्छा होता है। हाँ। जब हम बताते हैं अपने अम्मा अब्बा को कि देखें ये रिज़ल्ट आया है, उनको PDF फाइल दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि माशाल्लाह, तो फिर कहते हैं प्लीट निकालो। तो उसमें जनरली टीचर्स का भी होता है कि फिर वो फ़ख्र करते हैं कि वही देखिए मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो है कंपटीशन में हिस्सा लिया है। फिर वो ऊपर जाते हैं एडमिन में, वो वहाँ पे बताते हैं कि इस तरह से ये टीम है और इस तरह से जो है हमने एक वो पोजीशन हासिल की है और यहाँ पे किया है, UK गए हैं, रशिया में कम्पीट किया है। तो जनरली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी वो होता है कि लाइक हाँ हमने कुछ किया और हमने जो है लोगों के तो ये जो आप बनाते हैं फार्मूला रेसिंग कार, तो इसका क्या, जैसे आपके कंपेटिटर्स हैं तो उनका भी सेम ही होता है मॉडल, या आपको कोई गाइडलाइन, कोई ऐसा नोट होता है, किस तरह से आप बनाते हैं? हमें एक्चुअली एक रूल बुक प्रोवाइड करते हैं, वो कंपटीशन की तरफ से होता है, तो हमें उसको फॉलो करना होता है। लाइक डिज़ाइन, उनके कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो हमें उनको फॉलो करना होता है। तो ऑलमोस्ट सारी जो टीम्स होती हैं वो उसको फॉलो तो उनकी नेसेसरी होता है करना। हाँ, सही। और थोड़े बहुत बजट की वजह से उनकी थोड़े ज़्यादा कुछ वो लोग एडवांसमेंट होती है उनकी चीज़ों में, या कुछ मॉडिफिकेशन ज़्यादा सही होती हैं,
तो हम यानी उसको आपने लिमिटेड बजट में होते हुए ये कार बनाई और ना सिर्फ बनाई बल्कि दूसरी पोजीशन भी हासिल की। अच्छा, जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की तो कितने मार्जिन से वो लोग? ज़्यादा नहीं, आई थिंक ओवरऑल स्कोर जो था उनका, आई थिंक, और हमारे स्कोर में जो डिफरेंस था वो अराउंड 20 स्कोर्स थे। बट ये वाली बात है डेफिनेटली जो तजबे ने बोली कि हम लोग जो हैं काफ़ी लिमिटेड हैं विद रिसोर्सेज। स्पेसिफिकली यूरोपियन टीम्स का फ़ायदा ये होता है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट कंपोनेंट जो बन रहे होते हैं वो उनके लिए लोकल प्रोडक्ट होता है, तो उनके लिए शिपिंग कॉस्ट और उनके लिए शिपिंग टाइम बहुत आसान होती है और वो आराम से कुछ चीज़ आती है, ख़राब हो गई तो फेंक देते हैं। हमारे लिए होता है कि छोटे मोटे कंपोनेंट्स भी बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, तो फिर वो हमारे लिए बजट ऑफ शिपिंग और टाइम ऑफ शिपिंग उसमें हम सब कुछ प्लान करके चलना पड़ता है, तो इसलिए हमारा क्वालिटी उतना अच्छा बन नहीं पाता। और ये सिर्फ ये वजह है कि बिकॉज वी लिव इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री और यहाँ पे इतना कुछ बन नहीं पाता, जिसकी वजह से हम काफ़ी लिमिटेड हैं। उसके अलावा हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान के बैठे हैं, वी स्टिल फाइट फॉर इट एंड वी स्टिल प्रूव कि हम भी कर सकते हैं इवन दो इतने हर्डल्स हमारे आगे। बिल्कुल, आपने इतने कम बजट में रहते हुए बहुत ही अच्छी कार बनाई और हम आपको विश करते हैं, हम प्राउड करते हैं आप पे। इंशाल्लाह अल्लाह और कामयाबी दे और तरक्की करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौजूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।